दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल आपने मीडिया में ये खबरें खूब सुनी हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 1 साल के भीतर भीतर अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। और आप देखना, मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। इसके पीछे वो कई कारण गिनाते हैं कि किस तरीके से महंगाई का बम फूटा है और कई इनके एप्स्टीन फाइल में जो नाम आ रहे हैं, आरएसएस भी नरेंद्र मोदी से खफा है और जितने आरोप भाजपा पर अब लग रहे हैं उससे देश में एक माहौल तो बनता जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी बस करो। वो किस तरीके से भारतीय पानी के जहाज़ डुबो दिए गए और भारतीय नाविकों को अमेरिकी सेना ने बंदूक की गोलियों से उड़ा दिया, उन पर हमला करके। तो दोस्तों, हालत ये हो गई है कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सामने चूं तक नहीं कर पा रहे हैं। देश इतनी बेइज्जती कभी नहीं महसूस कर रहा था जो आज मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए जो अपमान मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा और अमेरिका के द्वारा कराया है, और जो हमारे नाविक मारे गए उसमें संवेदना व्यक्त करने की जगह, माफ़ी मांगने की जगह उनके वाइस प्रेसिडेंट रूबियो ने ये तक कह डाला कि जो हमारी बात नहीं मानेगा, जो हमारे आदेशों की अवहेलना करेगा, हम भविष्य में भी इसी तरीके से हमले करते रहेंगे। और भारतीय नाविकों के मारे जाने का उन्हें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उन्होंने गैरकानूनी काम किया था और अमेरिका से अपने जहाज़ पार करने के लिए उन्होंने अनुमति नहीं ली थी। यानी कि अमेरिका की दादागिरी, डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी पूरी दुनिया में चल रही है। तो इस तरीके के हालात में राहुल गांधी देश की जनता को ये समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि अब बस मोदी जी, बस जो आपने अपमान करा लिया, अब देश ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और यदि उनकी बात माने तो जो देश का जेन जी युवा है, जिस तरीके से वो सड़कों पर उतर रहा है, 1 साल में ऐसे हालात बन जाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी को देश के नौजवानों के सामने अपने हथियार डालने पड़ेंगे और प्रधानमंत्री पद त्यागना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ कहने वाले राजनीति के पंडित तो ये भी कह रहे हैं कि 2024 के चुनावों से पहले जो नीतीश कुमार ने मेहनत करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौरे किए थे और देश की विभिन्न पार्टियों के नेताओं को साथ लेकर इंडिया गठबंधन तय किया था, बनाया था और एक मजबूत इंडिया गठबंधन की नींव उन्होंने रखी थी। लेकिन दोस्तों, इंडिया गठबंधन से जुड़े कुछ दलों ने नीतीश कुमार को संयोजक भी नहीं बनने दिया। दोस्तों, जिस नेता ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे विपक्ष को इकट्ठा किया, एक मंच पर लाए और इंडिया गठबंधन का निर्माण किया, इतना तो उसका हक बनता था कि उसे संयोजक बनाया जाए और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता। बेशक आप बाद में उनको प्रधानमंत्री बनाते या नहीं बनाते, ये बात अलग है, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे अपना अपमान समझा कि उनके ही बनाए हुए संगठन का उन्हें संयोजक नहीं बनाया जा रहा है और मजबूरी की हालत में वो फिर एनडीए में लौट गए और मोदी जी की शरण में चले गए, मोदी जी के पैर तक छुए। लेकिन दोस्तों, जानकार मानते हैं कि इंडिया गठबंधन यदि नीतीश कुमार को संयोजक बनाता तो निश्चित तौर पर भाजपा 200 सीटों से भी नीचे रह जाती 2024 के लोकसभा चुनावों में और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। लेकिन दोस्तों, जो गुजर गया सो गुजर गया। अब विपक्ष के नेता ये मानकर चल रहे हैं कि यदि माहौल बना और जैन जी
यानी युवा, देश का युवा सड़कों पर आ गया और महंगाई, बेरोजगारी और संविधान बदलने की जो घोषणा भाजपा करती रही है कि किस तरीके से वो संविधान को बदलकर मनुवादी संविधान लागू करना चाहती है और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज को दबाना चाहती है, तो उसको अब विपक्ष होने नहीं देगा। कोशिशें तो ये भी की जा रही हैं कि यदि नीतीश कुमार के 12 और नायडू के 16 सांसद विपक्ष के साथ आ जाएं और भाजपा सत्ता से अपना समर्थन वापस ले ले तो भी मोदी सरकार गिराई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, मोदी जी इन सब बातों को समझ रहे हैं और उन्होंने 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले ही अपना 2/3 बहुमत बनाने के लिए किस तरीके से वो टीएमसी के 20-22 सांसदों को अपने पाले में लाना चाहते हैं। अब खबर आई है कि वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे के सांसदों को भी अपने साथ मिलाना चाहते हैं और यदि इसमें वो सफल हो गए तो फिर जो छोटे छोटे जो दल हैं उनके सांसदों को भी वो भाजपा में मिलाएंगे या एनडीए का हिस्सा बनाएंगे, जिस तरीके से वो 2/3 बहुमत साबित कर सकें और 2/3 बहुमत साबित करने के बाद संविधान में बदलाव करके मनुवादी संविधान लागू कर सकें। और दोस्तों, जो अंदर खाने जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग की तरह और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन की तरह आजीवन प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से चिपका रहना चाहते हैं और ऐसा कानून चाहते हैं जिस तरीके से शी जिनपिंग ने संविधान में बदलाव करके आजीवन प्रेसिडेंट रहने का कानून पास करा लिया है और पुतिन ने भी सेम ऐसा ही किया है। वो भी आजीवन रूस के प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। और दोस्तों, खबरें तो ये भी हैं कि अमेरिका में कोई 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो भी कोई ऐसा कानून पास कर दें कि जिससे वो तीसरी बार भी चुनाव लड़कर फिर तीसरी बार सत्ता में आ सकें, यानी अमेरिका के कानून को और संविधान को बदल सकें, जिससे वो भी आजीवन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने रह सकें। तो दोस्तों, ये 3-4 दुनिया के नेताओं की जो तानाशाही प्रवृत्ति के हैं, उसी तर्ज पर नरेंद्र मोदी जी भी भारत के परमानेंट पीएम बने रहना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए हैं और विपक्षी दलों के सांसदों को तोड़कर भाजपा में मिलाना या एनडीए में शामिल करना कि उनका अभियान चालू है। और अभी तो वो उद्धव ठाकरे और टीएमसी के 20-22 सांसदों को तोड़ने की प्लानिंग बना रहे हैं। उन्होंने कोशिश की भी है, लेकिन अभी तक तो वो सफल हुए नहीं हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या नरेंद्र मोदी 2029 का भी लोकसभा चुनाव लड़े बिना ही 2/3 बहुमत जुटा लेंगे, एनडीए में इतने सांसदों का जुगाड़ कर लेंगे कि वो संविधान में परिवर्तन कर सकें। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने देश की जनता को चेता दिया है कि प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं और देश की उन्होंने कितनी दुर्गति कर दी है। देश की जनता महंगाई के त्राहिमाम कर रही है और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, खान पीन की चीज़ें, किचन का जो बजट बिगड़ रहा है, चाहे वो गैस हो, चाहे डीजल पेट्रोल के दाम हो जो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते देश में महंगाई का पहाड़ टूट रहा है और आने वाले 2-3 महीने में ये और भी ज़्यादा महंगाई बढ़ने वाली है। भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है।
दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। राहुल गांधी जैन जी के साथ मिलकर बेरोजगार युवाओं को अपने साथ लेकर सड़कों पर उतरने का प्लान बना रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि 1 साल के अंदर अंदर वो ऐसा माहौल बना देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और देश में दोस्तों मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। और इन हालातों में यदि नरेंद्र मोदी जी को त्यागपत्र देना पड़ा तो दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि 2029 के चुनावों में विपक्ष की सरकार बनेगी और मोदी जी की विदाई तय है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि मोदी जी के मन में क्या है और वो क्या कर रहे हैं? देश समझ तो रहा है कि मोदी ने किस तरीके से पूरे देश को अपमानित कराने का काम किया है, डोनाल्ड के सामने कितने झुक गए हैं, कितने अपमान करा रहे हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो उनके मुंह से जबान तक नहीं निकल रही है। और यस बॉस की स्थिति में वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने है। देश की जनता और जैन जी यानी युवा वर्ग मोदी जी की इस चाल को समझ बैठा है कि हर कीमत पर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। इसलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि देश के युवा सड़कों पर आएं और नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री की कुर्सी को उखाड़ फेंकें, सत्ता को उखाड़ फेंकें और संविधान बचाने का काम करें। तो देखते हैं दोस्तों क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में जैन जी सड़कों पर उतरता है या नहीं। क्या वो 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर पाते हैं या नहीं। और 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें राहुल गांधी किस तरीके से विपक्ष को सत्ता में लाने का काम करेंगे। दोस्तों कुछ हालात तो लग रहे हैं, बड़ी तेज़ी से राहुल गांधी की प्रतिष्ठा बढ़ रही है भारत की राजनीति में। और दोस्तों ये भी आपके सामने नज़र आ रहा है कि कई दल जो कांग्रेस के छिटके थे वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए बेताब हैं या कांग्रेस या राहुल गांधी के साथ राजनीति के समझौते करके वो अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। दोस्तों इन मुद्दों पर आपका क्या कहना है? क्या नरेंद्र मोदी समय से पहले सत्ता त्याग देंगे या अपना 2/3 बहुमत बनाकर मनुवादी संविधान लागू कर देंगे और संविधान में बदलाव करके वो आजन्म प्रधानमंत्री बने रहें? कोई ऐसी कानून वो बनाकर अपने आप को आजन्म प्रधानमंत्री के पद पर रहने में कामयाब हो पाएंगे? तो दोस्तों आप क्या कहते हैं कि क्या हो सकता है? इस पर हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।
जय संविधान।